हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरपीएससी लर्निंग वर्ड। और आरपीएससी लर्निंग वर्ड पर पहले हमने एनसीईआरटी क्लास 8th की सिविक्स, पॉलिटिकल और हिस्ट्री कंप्लीट कर ली थी। शॉर्ट नोट्स बनवाए थे मैंने और आपने खूब सपोर्ट भी किया, थैंक यू सो मच। और आज से हम इस चैनल पर स्टार्ट कर रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 8th की ज्योग्राफी। ठीक है, तो ज्योग्राफी भूगोल उसके ये हिंदी नोट्स हैं। तो इसका चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं दोस्तों, और चैप्टर फर्स्ट का नाम है संसाधन। सबसे पहले पढ़ेंगे रिसोर्स क्या होते हैं। तो रिसोर्सेज क्या होते हैं दोस्तों? प्रत्येक वस्तु जिससे आवश्यकताएं पूरी हो सके संसाधन कहलाती है, रिसोर्स कहलाती है। मतलब ऐसी कोई भी चीज जिससे हमारी डेली नीड्स पूरी हो रही हो, हमारी जरूरत पूरी हो रही हो, उसे क्या कहेंगे? हम संसाधन कहेंगे, रिसोर्स कहेंगे। मतलब जो भी चीजें हमारी नीड्स को पूरी करती है, चाहे वो बर्तन हो, कपड़े हो, कंगा हो, अनाज हो, शहर हो, गांव हो, सब्जी, पानी, बिजली, बस, रिक्शा, किताब, सभी, ठीक है, वगैरह वगैरह, जो भी हमें लाइफ में यूजफुल है हमारे लिए, वो सभी संसाधन कहलाती है। तो ये तो हो गए रिसोर्सेज। अब रिसोर्सेज की जो उपयोगिता है, तो देखिए कोई भी ये जो भी वस्तुएं हमारे काम में आती है, इस वस्तु की उपयोगिता या उसकी प्रयोज्यता। तो ये प्रयोज्यता वर्ड ध्यान रखिएगा, यही हम कंफ्यूज हो जाते हैं कॉम्पिटिशनल एग्जाम्स में। तो प्रयोज्यता मतलब उपयोगिता। तो जो वस्तु की प्रयोज्यता है उसे संसाधन बनाती है। प्रयोज्यता मतलब उसकी यूजफुलनेस, वो वस्तु हमारे कितना काम आ रही है, तो उसकी जो यूजफुलनेस है वही संसाधन बनाती है। ठीक है, तभी तो वो हमारे लिए रिसोर्स होगा। अर्थात वस्तु का प्रयोग या उपयोगिता वस्तु को मूल्य या महत्व देते हैं। ठीक है, तो किसी भी वस्तु को जो इम्पोर्टेंस देने का काम कौन करता है? ये प्रयोज्यता करती है। ठीक है, प्रयोज्यता या उसकी उपयोगिता से उसका मूल्य या महत्व आंका जाता है। और इस प्रकार जो सभी संसाधन है वो मूल्यवान होते हैं। कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है तथा कुछ का नहीं। आर्थिक मूल्य मतलब पैसे से संबंधित। तो कुछ जो संसाधन है उसको पैसों में आंका जाता है, लेकिन कुछ ऐसे संसाधन है जो हमारी नीड्स तो पूरी करते हैं, लेकिन उनमें जो है पैसे नहीं लगते। ठीक है, तो जैसे एग्जाम्पल से समझ लीजिए, ये एनसीईआरटी के ही एग्जाम्पल है, आप मैच कर लीजिएगा लेसन को। धातुओं का आर्थिक मूल्य है जबकि प्राकृतिक दृश्यों का नहीं, फिर भी ये मनुष्य की जरूरतों को पूरी करते हैं। तो रिसोर्स हमने कहा ही किसको था? जो हमारी जरूरतें पूरी करें। अब जरूरतें पूरी करने का मतलब ये नहीं है कि हम किसी भी चीज को पैसे देकर खरीद रहे हैं। ठीक है, अगर हमारी जो माँ है वो हमारी नीड्स पूरी कर रही है, हमारे घर में सारे दिन काम कर रही है, या फिर हमारी जो दादी है उनके छोटे मोटे घरेलू नुस्खों से हमारी तबीयत वगैरह ठीक होती है, हमें वो मेडिसिन बना के देती है, तो वो भी हमारी ज़रूरतें पूरी कर रहे हैं, तो वो भी हमारे लिए एक रिसोर्स हो गया। फैमिली मेम्बर भी हमारी नीड्स पूरी कर रहे हैं, तो वो भी हमारे लिए रिसोर्स हो गया। हमारा मकान हमारी नीड्स पूरी कर रहा है, वो भी एक हमारे लिए रिसोर्स हो गया। आई थिंक आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो किसी भी धातु को हम बाजार से, सोना चांदी लोहा वगैरह कुछ भी हम अगर बाजार से खरीदेंगे पैसा देना पड़ेगा, तो वो तो रिसोर्स है ही। लेकिन अब नेचुरल सीन देखिए आप, प्राकृतिक दृश्यों को देखने के लिए लोग पहाड़ों पर जाते हैं, है ना, तो हरियाली में जाते हैं, तो उनका कोई पैसा नहीं लग रहा, लेकिन वो हमें सुकून दे रहे हैं, हमारी जरूरत पूरी कर रहे हैं, इसलिए वो भी हमारे लिए रिसोर्स हैं। ठीक है, दादी के घरेलू नुस्खों का आर्थिक मूल्य नहीं है। दादी माँ के घरेलू नुस्खों का कोई आर्थिक मूल्य नहीं है। ठीक है, कोई पैसे नहीं देते हम, दादी, नानी, मम्मी जो भी हमें घरेलू नुस्खे बना के देती है। लेकिन अगर पेटेंट करवा लिया जाए, पेटेंट वर्ड मैंने कम्युनिटी में भी डाला था, पेटेंट, इन वर्ड्स का थोड़ा स्पेशल ध्यान कीजिए दोस्तों, ये यहीं से क्वेश्चन उठा लिए जाते हैं एनसीईआरटी के द्वारा। तो पेटेंट का मतलब क्या होता है? किसी विचार या आविष्कार पर एकमात्र अधिकार। मतलब जैसे दादी के घरेलू नुस्खे हैं, इनके खुद के थे ये एक्सपेरिमेंट। ठीक है, अब इन्होंने अपने काम, अपना आविष्कार या अपना इनके जो थॉट हैं उन पर पेटेंट करवा लिया जाता है, उस पर एकमात्र अधिकार करवा लिया जाता है। तो जिसके बाद में अगर उन्हीं नुस्खों को मेडिकल फर्म बेचती है तो वो आर्थिक मूल्य के बन जाते हैं। मतलब वो मेडिकल फर्म उन्हीं घरेलू नुस्खों को पैसे के बदले में बेचना चालू हो जाती है, तो आर्थिक मूल्यवान हो जाते हैं। ठीक है, क्लियर? तो ये आ जाता है कि कोई भी कार्य, कोई भी विचार कब आपको आर्थिक प्रॉफिट देने, आर्थिक सपोर्ट देने लग जाएगा। ठीक है, तो जब आप उसको पेटेंट करवा कर उसको सेल करोगे। ठीक है, अब कारक देख लीजिए। आई थिंक आपको रिसोर्स अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो रिसोर्स जो हमारी सब चीज़ों को, जरूरतों को पूरी करते हैं, और किसी भी वस्तु की जो प्रयोज्यता है
वो उस वस्तु को कोई महत्व या मूल्य प्रदान करती है। ठीक है, तो मतलब सभी संसाधन अपने अपने क्षेत्र में यूजफुल और मूल्यवान हो जाते हैं और वो संसाधन हमें जो है सेटिस्फिकेशन का काम करते हैं, हमारी नीड्स को फुलफिल करने का काम करते हैं। ठीक है, अब कारक देख लीजिए। यहाँ दोस्तों एक नया वर्ड आया है, ये भी मैंने कम्युनिटी में डाला था। प्रौद्योगिकी क्या होता है, बहुत स्टूडेंट्स का ये गलत था। तो देखिए, प्रौद्योगिकी किसी वस्तु को बनाने में जो हम नई नई ज्ञान का यूज करते हैं ना, उसको कहते हैं प्रौद्योगिकी। मतलब नई टेक्निक कह लीजिए आप, तो नई टेक्निक का यूज करना, अपने नॉलेज को के द्वारा नई टेक्निक का आविष्कार करना, अनुप्रयोग करना, ये क्या कहलाता है, प्रौद्योगिकी। तो अब है संसाधनों के कारक। तो संसाधनों के दो ही कारक हैं दोस्तों, समय और प्रौद्योगिकी। ये दो महत्वपूर्ण कारक है संसाधनों के लिए, जो पदार्थों को संसाधन में बदल देते हैं। अब देखो, जमीन के अंदर दबा पड़ा लोहा लोहा अयस्क ही था, लेकिन जब मनुष्य ने अपना समय दिया, उसके बाद में ज्ञान अर्जित किया, टेक्निक बनाई, प्रौद्योगिकी बनाई, और उसके द्वारा उन्होंने लोहा अयस्क को जमीन में से निकाला और उसके बाद में उसको गलाकर अलग अलग किया, लोहा बनाया और उस लोहे के बाद में यूज किया। तो देखो, समय, प्रौद्योगिकी, ज्ञान, कौशल और मनुष्य, ये सभी एक तरीके से फैक्टर हैं संसाधनों के। इन सब के द्वारा ही कोई चीजें, कोई पदार्थ संसाधन में बदल जाता है। ठीक है, मनुष्य खुद एक संसाधन है, उसमें आपको एनसीईआरटी में अच्छे से समझाया है, जो अगले पेज में समझेंगे हम, मनुष्य खुद एक संसाधन कैसे है। एग्जाम्पल इसको समझ लीजिए, आग की खोज से खाना पकाने की पद्धति का प्रचलन हुआ। ठीक है, पहिए के आविष्कार से परिवहन की नई विधियों का, अब ये कौन कर रहा है, मनुष्य ही कर रहा है। ठीक है, अपने ज्ञान के द्वारा आग की खोज कर ली और उससे खाना पकाने की पद्धतियां बन गई, ये टेक्निक हो गया। भाई आग की खोज तो कर ली उन्होंने, लेकिन इस ज्ञान का यूज खाना बनाने की पद्धति में कर लिया, इस टेक्निक का, प्रौद्योगिकी का यूज। ठीक है, पहिए का आविष्कार किया और उससे नई नई परिवहन की प्रणालियों का विकास कर दिया इस टेक्निक को लगाकर। जल विद्युत बना ली, बिजली बना ली, है ना, जल से ऊर्जा उत्पन्न करके उसे एक महत्वपूर्ण संसाधन बना दिया। तो ये चीजें मनुष्य अपने ज्ञान और कौशल के द्वारा, अपने प्रौद्योगिकी और समय और अपने ज्ञान कौशल को यूज करके जो है किसी भी पदार्थ को संसाधन में बदलने की योग्यता रखता है मनुष्य। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, संसाधनों के प्रकार। ठीक है, संसाधन किसे कहते हैं, संसाधन के कारक देखे थे हमने, अब संसाधनों के प्रकार देखेंगे। तो संसाधन मुख्यतया 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों। अब हम देखेंगे संसाधनों के प्रकार। ठीक है, तो संसाधन मुख्यतः दोस्तों आपकी एनसीईआरटी में 3 प्रकार के बताए गए हैं। प्राकृतिक संसाधन, और ये देख लीजिए दूसरा है मानव निर्मित संसाधन, और ये तीसरा है मानवीय संसाधन या मानव संसाधन। तो एक एक करके हम इनको डिटेल से पढ़ लेते हैं। तो संसाधनों के प्रकार में सबसे पहला संसाधन है दोस्तों प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन आप समझ गए होंगे, जो हमें नेचर से मिले हैं, भगवान के दिए हुए हैं, गॉड गिफ्ट है। ठीक है, जो प्रकृति से मिले हैं। तो जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होते हैं और अधिक संशोधन के बिना, मतलब हम ज्यादा कोई उनको फिल्टर नहीं करते, उसको यूज कर लेते हैं, वो प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। जैसे हवा है, जल है, मिट्टी है, खनिज है। अब जल भी नदी और झीलों का जल है, वो हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं क्योंकि वो पोर्टेबल होता है, बट समुद्र वगैरह को हम थोड़ा प्योर करके यूज करते हैं। ठीक है, तो ये प्राकृतिक संसाधन हो गए। ये प्राकृतिक संसाधन 2 प्रकार के होते हैं दोस्तों, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। अब ये शब्दों से ही क्लियर हो रहे हैं। नवीकरणीय जो नए बनाए जा सकते हैं, ठीक है, जो नए बन सकते हैं। अनवीकरणीय जो नए नहीं बन सकते या बिल्कुल रिजिडली बनेंगे, बहुत लंबे प्रोसेस से बनेंगे। तो 2 प्रकार के प्राकृतिक संसाधनों को पढ़ लेते हैं। देखिए, नवीकरणीय वे संसाधन जो शीघ्रता से नवीकृत या पुनः पूरित हो जाते हैं, उन पर मानवीय क्रियाओं का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मतलब मानवीय जो क्रियाएं हैं ना, उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, तो ये वापस जितना भी यूज करो सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा को, वापस बन जाती है। ठीक है, लेकिन नवीकरणीय संसाधन, जैसे अब ये भी नवीकरणीय ही है ना, ये भी वापस बनते हैं। जल भी बनता है, मिट्टी भी बनती है, वन भी बनते हैं। तो जल, मिट्टी, वन, इनका अगर हमने लापरवाही से उपयोग किया तो हम मनुष्य इनके भंडार को प्रभावित कर सकते हैं। इनका भंडार प्रभावित नहीं होगा, लेकिन कुछ नवीकरणीय संसाधन ऐसे हैं जिनका भंडार प्रभावित होता है। ठीक है, जैसे जल असीमित है। ओके, जल असीमित है, नवीकरणीय संसाधन है। हर साल बरसात के सीजन में हमें फिर से बारिश के द्वारा जल मिल जाता है, फिर भी हमारी पृथ्वी पर जल एक भारी समस्या है, जल संकट छाया हुआ है। ठीक है, तो इनके जो भंडार है
उनको प्रभावित कर सकती है मानवीय क्रियाएं। तो ये नवीकरणीय मतलब उनको नया बना सकते हैं, कुछ को, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये भी नए बन जाते हैं लेकिन इनको बहुत लंबा समय लगता है और इनका भंडार प्रभावित होता है। अब अनवीकरणीय को समझ लेते हैं। अनवीकरणीय वे संसाधन जिनका भंडार सीमित है, ठीक है, जिनका भंडार बिल्कुल सीमित है वो अनवीकरणीय होंगे, जैसे कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस, ठीक है, मिनरल्स जो जमीन के नीचे दबे हैं, खनिज वगैरह सब। तो ये जमीन के नीचे बनने में इनको लाखों साल लगे थे, ठीक है, तो इनका भंडार सीमित हो गया। अब एक बार अगर भंडार समाप्त हो गया, ये भी बन तो जाएंगे, नए बन जाएंगे, लेकिन बड़ा हार्ड प्रोसेस होगा, मतलब इनको लाखों साल चाहिए बनने में, है ना, पता नहीं कितनी पीढ़ियां निकल जाती है तब तक। तो हम इनको जो है पुनः पूरित इतना जल्दी नहीं कर सकते, इनको वापस इतना जल्दी नहीं बना सकते, इनको बहुत लाखों साल चाहिए बनाने में, ठीक है। तो एक तरीके से इनका भंडार बिल्कुल कंट्रोल का है और हमें कंट्रोल से ही इनको यूज करना चाहिए, कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस, खनिज वगैरह, ठीक है। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन। अब देखिए संसाधनों का वितरण दिया हुआ है यहाँ पर। संसाधन दो प्रकार से, वितरण मतलब बटे हुए हैं। तो पूरी धरती पर जो ये संसाधन है, रिसोर्सेज है, हमने पढ़ा ना अभी, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस, मिट्टी, जल, वायु, सब संसाधन है। तो इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो पूरी धरती पर अलग अलग है। कई संसाधन ऐसे हैं जो सर्वव्यापक है, पूरी धरती पर आपको मिलेंगे। कई संसाधन है जो स्थानिक है, जो स्थान विशेष पे मिलते हैं, ठीक है। अब सर्वव्यापक मतलब सारी जगह ही पृथ्वी पर मिलेंगे। वो कौन कौन से होते हैं? वायु, ठीक है, हवा मिलती है चारों तरफ, मिट्टी मिलती है, पानी मिलेगा। और स्थानिक कौन से होते हैं? जो संसाधन निश्चित स्थानों पर ही मिलते हैं। अब ये पानी स्थानिक भी हो सकता है, क्योंकि कई क्षेत्रों में पानी की बहुत कमी होती है, कई क्षेत्रों में न के बराबर ही पानी है, ठीक है। तो स्थानिक जैसे लोहे के भंडार किसी जैसे स्टेट विशेष में मिलते हैं, तांबे के भंडार, कॉपर और ये एल्यूमिनियम वगैरह इधर झारखंड, यूपी इस साइड में मिलते हैं, ठीक है। राजस्थान में ये जो नेचुरल गैस वगैरह ये मिलती है, और राजस्थान में ये सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा काफ़ी मिलती है। तो ये है जैसे अलग अलग स्टेट में अलग अलग मात्रा है इनकी मिलने की, तो ये स्थानिक हो गए, स्थान विशेष पे मिलते हैं। सर्वव्यापक पानी, वायु, ठीक है, तो ये सब जगह मिलते हैं, मिट्टी वगैरह। तो ये हो गए सर्वव्यापक और स्थानिक। एक नोट है दोस्तों, ये देख लीजिए, प्राकृतिक संसाधनों का वितरण भूभाग। तो ये जो प्राकृतिक संसाधनों का वितरण है ना, कई सर्वव्यापक है, कई स्थान विशेष में मिल रहा है, तो इनका जो वितरण किस पर डिपेंड करता है, ठीक है। ये क्वेश्चन अपने इसी लेसन में पूछा भी गया है 8th क्लास के स्टूडेंट्स को, कि इनका जो वितरण है वो किस पर निर्भर करता है। तो इसका जो वितरण है, इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है संसाधनों का, वो भूभाग पर, जमीन का कैसा लेवल है, जैसे चट्टानी जमीन है, मैदानी जमीन है, ठीक है, तो भूभाग पर डिपेंड करता है। वहाँ की जलवायु कैसी है उस पर, वहाँ की ऊंचाई कितनी है, समुद्र से दूरी कितनी है, इन सभी भौतिक कारकों पर निर्भर करता है प्राकृतिक संसाधनों का वितरण, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया अपना प्राकृतिक संसाधन, नवीकरणीय, अनवीकरणीय, और इनका डिस्ट्रीब्यूशन हमने देख लिया। अब दूसरा प्रकार देखते हैं संसाधनों का, मानव निर्मित संसाधन। नाम से ही क्लियर हो रहा है, मानव द्वारा निर्मित किए गए संसाधन। अभी हमने पीछे पढ़ा था कि ये संसाधन हमारे यूजफुल रहे ही नहीं अगर मनुष्य नहीं हो, और मनुष्य हो तो, लेकिन उसके पास ज्ञान, कौशल, खुद की क्रिएटिविटी नहीं हो, तो ये हमारे संसाधन कोई काम के नहीं है। और अभी हमने एक एग्जाम्पल देखा था कि अगर जमीन में लोहा है, इसको दबा पड़ा है, उसको मनुष्य ही टेक्निक लगाकर, समय लगाकर, अपने ज्ञान का यूज करके निकाल के वो लोहा बना रहा है, तभी वो लोहा यूज आ रहा है। अगर मनुष्य के पास ऐसा ज्ञान ही नहीं होता तो वो लोहा ही नहीं बनता, और हम वहीं के वहीं रह जाते, पत्थर जो है एज है उसी समय रह जाते, हमारा विकास ही नहीं हो पाता। तो ये मनुष्य जो खुद एक रिसोर्स है, मनुष्य खुद एक संसाधन है, उसके द्वारा ये कंप्लीट होता है। तो मानव निर्मित संसाधन मतलब मनुष्य के द्वारा बनाए गए संसाधन मानव निर्मित संसाधन कहलाते हैं। तो कभी कभी प्राकृतिक पदार्थ तब संसाधन बन जाते हैं जब उनका मूल रूप बदल दिया जाता है, जैसे लोहा अयस्क, लोहा। तो लोहा अयस्क तब तक संसाधन नहीं था जब तक मनुष्य ने लोहा बनाना नहीं सीखा था। जब अपना टेक्निक और अपना एजुकेशन उसने यूज की, लोहा अयस्क से लोहा बनाया, और फिर उस लोहे को यूज करना सीखा, ब्रिज में, सड़कों में, है ना, हर जगह लोहा यूज आ रहा है, तब जाकर विकास हुआ हमारा। तो ये हो गए मानव निर्मित संसाधन।
अब एग्जाम्पल से आप और अच्छे से समझ जाएंगे। तो देखिए, मानव निर्मित संसाधन ये एग्जाम्पल है। जैसे अब बड़ी बड़ी बिल्डिंग मनुष्य ही बना रहा है ना, अपने टेक्निक को लगाकर सड़कें बना रहा है, मशीनी उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, विद्युत बिजली मनुष्य ने बनाई, कितना विकास हो गया बिजली से। संचार प्रौद्योगिकी, फिर है शिक्षा और स्वास्थ्य। संचार प्रौद्योगिकी में अभी फोन का जो है यूज कितना होता है, तो वो भी मनुष्य के द्वारा ही बनाया गया है। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं, आर्थिक और वित्तीय संस्थाएं, प्रौद्योगिकी, टेक्निक वगैरह सारी, जितना भी संसार में जितना भी डेवलपमेंट हो रहा है वो मानव निर्मित संसाधन ही है। तो क्लियर हो गया होगा। मनुष्य अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए इन्हें बनाता है और साथ में विकास भी हो जाता है देश का। ठीक है, तो ये दो संसाधनों के प्रकार देखे। अब तीसरा संसाधन मनुष्य खुद है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि मनुष्य खुद एक रिसोर्स है, मनुष्य खुद एक संसाधन है, क्यों? तो ये देख लीजिए, 8th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा कि मनुष्य एक संसाधन है, क्यों? तो देखो, मानवीय संसाधन, मानव संसाधन, इसको मानव शक्ति कह दो, मानव संपदा कह दो, मानव पूंजी कह दो। ठीक है, तो हर देश की एक जनसंख्या होती है। ठीक है, उस जनसंख्या को हम उस देश की क्या कहते हैं? मानवीय संसाधन कह देते हैं, मानवीय पूंजी कह देते हैं, मानवीय शक्ति कह देते हैं। क्लियर? तो देखिए, मनुष्य स्वयं एक संसाधन है। जो लोग किसी न किसी आर्थिक क्रिया में लगे रहते हैं मानव संसाधन कहलाते हैं। तो देखो, पेट पालने के लिए हर आदमी काम करता है, आप मैं भी काम करती हूँ। ठीक है, तो मनुष्य किसी न किसी आर्थिक क्रिया में लगा रहता है। तो वह मनुष्य जो पैसे कमाने की प्रक्रिया में लगा हुआ है वो क्या कहलाता है? मानव संसाधन। अब ये पैसे कमाने की प्रक्रिया में भले आपका भैंस रखना आ गया, भले खेती का काम करना आ गया, भले कोई मजदूर आ गया, भले एक बच्चा आ गया जो पढ़ाई कर रहा है, भले एक टीचर आ गया, डॉक्टर आ गया, वकील आ गया, जितने भी पेशेवर लोग चल रहे हैं जो आर्थिक क्रिया में संलग्न है वो क्या कहलाएंगे? मानव संसाधन। मानवीय संसाधन देश की जीडीपी में योगदान करते हैं। नेचुरल है, सभी अपना अपना काम करेंगे और देश की जीडीपी को आगे बढ़ाएंगे। किसी भी देश की जनसंख्या में योग्यता, ज्ञान, क्षमता, कौशल, नेतृत्व, सृजनात्मकता आदि गुण पाए जाते हैं। ठीक है, अब ये तो है नहीं कि किसी देश की जनसंख्या एक जैसी होती है। किसी में ज्ञान का स्तर हाई होता है, किसी में कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, किसी में क्रिएटिविटी होती है, किसी में लीडिंग पावर होता है, किसी में हुनर होता है। ठीक है, अपने अपने क्षेत्र में हर एक व्यक्ति की पहचान होती है। तो इससे ही मानवीय संसाधनों का निर्माण होता है। ओके, अब इस मानवीय संसाधनों का महत्व पूछ लिया जाए तो मानव ज्ञान व प्रौद्योगिकी का यूज करके, तो अभी हमने देखा था कारक थे ये समय, ज्ञान और प्रौद्योगिकी। तो मनुष्य समय, ज्ञान और प्रौद्योगिकी का यूज करके प्राकृतिक संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग कर सकता है। वो मनुष्य ही है जो इन संसाधनों को हमारे लिए यूजफुल बना देता है। मानवीय संसाधन के बिना अन्य संसाधन बेकार है। तो आपको 3 दिए जाए, प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन और मानवीय संसाधन। तो इन तीनों में से सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट कौन सा है? तो दोस्तों, मानवीय संसाधन ही है। मनुष्य के द्वारा बाकी के वो 2 संसाधन बेकार, मनुष्य के बिना बेकार हो जाएंगे। यही अपने ज्ञान और कौशल से उन 2 को यूज के लिए बना पाता है। ठीक है, एग्जाम्पल से अच्छे समझ जाएंगे। एग्जाम्पल जैसे मजदूर है ना, अधिकारी, कर्मचारी, छात्र, डॉक्टर, शिक्षक, सभी किसी न किसी आर्थिक क्रिया में लगे हुए हैं। तो ये क्या हो गए? मानवीय संसाधन। यहाँ एक चित्र दिया गया है आपके सामने, इसमें सूखे की समस्या का समाधान। अब इस लड़की को सपना आ रहा है कि आसपास में सूखा हो गया, जानवर मर गए, इंसान मर रहे हैं, चारे की कमी आ रही है, पानी की कमी आ रही है। ठीक है, अब इसने अपने दोस्त को बताया और फिर सूखे की समस्या का समाधान किसके द्वारा? वैज्ञानिकों के द्वारा निकाला गया। मतलब इंसान तो क्या कर रहा है? खेतों में अन्न उपजा रहा है। अब अन्न से, खेतों में अन्न उपजाने से संबंधित जो हजारों प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन कौन दे रहा है? एक वैज्ञानिक दे रहा है। उसकी जो है उसका इंक्रीज कर रहा है, उसकी पैदावार को इंक्रीज करने का, उसको बढ़ाने का और कीड़ों से मुक्त रहने का सभी जो ट्रीटमेंट है वो वैज्ञानिक दे रहा है। तो सभी मिलकर हम अपने अपने ज्ञान और कौशल का यूज करके प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन कर लेते हैं। आगे है शिक्षा और स्वास्थ्य लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करते हैं। तो यहाँ समझ गए होंगे कि देश में शिक्षा और स्वास्थ्य पर इतना जोर क्यों दिया जाता है। बहुत हजारों स्कीम चलती है, शिक्षा, फ्री शिक्षा दे रहे हैं लड़कियों को, लड़कों को, है ना, गवर्नमेंट स्कूल में। स्वास्थ्य पर हाईलाइट किया जा रहा है, फ्री स्वास्थ्य सेवाएं दे रही। अब ये दोनों क्यों? क्योंकि ये बेसिक जरूरत है मनुष्य की। वो स्वस्थ रहेगा
और वो शिक्षित रहेगा तो उसका एक समाज में अपना आप लेवल हाई हो जाएगा, ठीक है। अगर उसके पास एजुकेशन है, उसके पास हेल्थ है, तो ये दोनों मिलकर ही एक मनुष्य को बहुमूल्य संसाधन में बदल देते हैं, ठीक है। तो ये देख लीजिए, शिक्षा और स्वास्थ्य के द्वारा बहुमूल्य संसाधन बन जाता है मनुष्य। आगे है मानव संसाधन विकास। मानव संसाधन तो आप अच्छे से समझ गए, ठीक है। अभी मानवीय संसाधन ही है ये, मनुष्य जो खुद एक संसाधन है। किसके द्वारा? अपने ज्ञान, कौशल, सृजन शक्ति, अपनी क्रिएटिविटी, लीडिंग, इसके द्वारा वो एक संसाधन बन जाता है। तो मानव संसाधन विकास, तो मनुष्य को एक संसाधन बनाना और उसकी ग्रोथ करना, ये मानव संसाधन विकास कहलाता है। अधिक से अधिक संसाधनों का निर्माण कौन करेगा? मनुष्य ही करेगा। तो अधिक से अधिक संसाधनों के निर्माण के लिए लोगों के कौशल में सुधार करना, तो कौशल विकास योजनाएं हजारों चल रही है अभी, ठीक है। ताकि जिन लोगों के पास एजुकेशन नहीं है, स्वास्थ्य तो गवर्नमेंट दे रही है, एजुकेशन है वो तो आगे बढ़ेगा, एजुकेशन नहीं है तो उनको कुछ ना कुछ हुनर सिखाया जाता है ताकि वो रोजगार के क्षेत्र में निठल्ले नहीं बैठे रहे, आगे बढ़े। तो नेचुरल है, लोगों के कौशल में सुधार करना ही मानव संसाधन विकास कहलाता है, ठीक है। और मानव संसाधन विकास का सबसे मुख्य मुद्दा है शिक्षा और स्वास्थ्य। तो यहाँ तक क्लियर हो गए आपके संसाधनों के प्रकार, मानवीय संसाधन क्लियर हो गया। अब आगे देख लेते हैं, ये संसाधन के प्रकार तो हमने देख लिए, इतने प्रकार के होते हैं। तो संसाधन संरक्षण, इनको बचाना कैसे है हमें, तो ये देखिए, संसाधनों का सतर्कता पूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकरणीय बनने के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। अब इन संसाधनों का संरक्षण मतलब बचाएंगे कैसे? एक तो सतर्कता पूर्वक यूज करो, सावधानी पूर्वक यूज करो, और वो नए बन सके इसके लिए समय भी दो। इतना इनका डिसयूज मत करो कि उनको नए बनने में जो समय लगता है वो ही नहीं दे पाओ और उसके पहले ही उसके भंडार खत्म हो जाए, ठीक है। तो ये संसाधन संरक्षण हो गया। और इजी, यदि हम नवीकरणीय संसाधनों के प्रति सतर्क नहीं रहेंगे तो वे दुर्लभ हो सकते हैं और अनवीकरणीय संसाधन समाप्त हो जाएंगे, ठीक है। क्या है ये? नवीकरणीय संसाधनों जो नए बन रहे हैं ना, उनके प्रति सतर्क नहीं रहेंगे ना, तो वो जो अनवीकरणीय है ना, वो भी समाप्त हो जाएंगे। तो इस प्रकार से दोनों डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो हमें इनका सावधानी से यूज करना चाहिए। तो हमने इसमें क्या सीखा कि संसाधनों का बुद्धिमानी से उपयोग करो ताकि वह भावी पीढ़ियों के लिए भी प्रेजेंट रहे। ऐसे नहीं हम ही खा पी के पूरा खत्म कर दिए, नहीं, हम उनका थोड़ा कंट्रोल से यूज करें और हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी छोड़े उपलब्ध करवाएं। तो इसे कहते हैं संसाधन संरक्षण। ये आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन पुट किया गया था, इसलिए मैंने अभी पीछे पेज में भी बताया था आपको, संसाधनों का असमान वितरण क्यों होता है, किस पर डिपेंड करता है, ये मैंने वापस लिख दिया। पृथ्वी के विभिन्न भागों में जलवायु की भौतिक परिस्थितियां अलग अलग होती है। भूभाग, जलवायु, ऊंचाई आदि अलग अलग होने के कारण संसाधनों का वितरण भी अलग अलग होता है। अभी हम पीछे भी देखे थे, आप अभी ये देखिए, यहाँ पर देखे तो उसको आप अच्छे से समझ भी लीजिएगा अगर आपको अच्छे से वापस इसको समझना है। बाकी मैंने ये आंसर थोड़ा यहाँ भी लिख दिया है। फिर है सतत पोषणीय विकास। लास्ट टॉपिक है अपना सतत पोषणीय विकास। तो सतत पोषणीय विकास संसाधन का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना सतत पोषणीय विकास कहलाता है। अभी हमने संसाधन संरक्षण में क्या किया दोस्तों, कि रिसोर्सेस को हम जो है संरक्षित कर लें, बचाएं। कैसे बचाएंगे? कि अगर हम सावधानी पूर्वक बुद्धिमानी से अभी यूज करते हैं और हमारी भावी पीढ़ी के लिए प्रोवाइड करवा देते हैं, ये बात हुई थी। तो इन दोनों में अभी हम यूज कर रहे हैं और फ्यूचर के लिए हमारी जनरेशन के लिए उसको उपलब्ध करवाएं, छोड़ें, इन दोनों में बैलेंस करना ही सतत पोषणीय विकास कहलाता है, ठीक है। तो संसाधन का उपयोग करने की हमारी कितनी नीड है, कितनी जरूरत है और भविष्य के लिए उसको कितना बचाना चाहिए, इन दोनों में बैलेंस करने को ही क्या कहा जाता है? सतत पोषणीय विकास, ठीक है। संसाधनों के संरक्षण के तरीके और सिद्धांत बताए गए हैं आपके एनसीईआरटी में। तो इन संसाधनों को हम बचाएं कैसे, किन सिद्धांतों के आधार पर बचाएं? तो प्रत्येक व्यक्ति को उपभोग को कम कर देगा, ठीक है, और वस्तुओं के पुनः चक्रण या पुनः उपयोग के द्वारा भी योगदान दे सकता है। रीयूज करें हम कई चीजों का और उनका उपयोग, जैसे बिजली है, पानी है, ठीक है, उनको फालतू व्यर्थ नहीं करे, कंट्रोल करे, तो हम अपने स्तर पर इनको बचा सकते हैं। और भी कई तरीके हैं। पृथ्वी पर जीवन की विविधता संरक्षित की जाए, ठीक है। फिर है सभी नवीकरणीय संसाधनों के उपयोग सतत पोषणीय। नवीकरणीय कौन कौन से हैं, याद करके बता सकते हैं आप, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। तो नवीकरणीय में सौर ऊर्जा थी, पवन ऊर्जा थी, जल थी, मिट्टी थी। तो इनका उपयोग सतत पोषणीय, इनका उपयोग ध्यान से करो, ठीक है। अभी भी हम यूज कर लें, फ्यूचर के लिए भी बचा लें। प्राकृतिक पर्यावरणीय तंत्र की हानि को कम से कम करें हम।
प्रकृति को नुकसान कम से कम पहुंचे, जीवन के सभी रूपों का आदर करें, हम मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने की कोशिश करें, पृथ्वी की विविधता की रक्षा करें, प्राकृतिक संसाधनों के ह्रास को हम कम करें, पर्यावरण के प्रति व्यवहार में हम परिवर्तन लाएं, मतलब हम केयरफुल रहें इसके लिए, पर्यावरण के लिए, समाज को पर्यावरण की देखभाल के योग्य बनाएं। इतना एजुकेट कर दें, इतना मोरल एजुकेशन हो कि पेड़ों के प्रति जो है हमारे और प्रकृति के प्रति भावनात्मक लगाव हो जाने से हम उनको बचा सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ होता है हमारा लेसन कंप्लीट, आप उसको रिपीट करके अच्छे से देखिएगा। इसके साथ अगर वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, जिससे जो भी मैं न्यू वीडियो बनाऊँ आप तक पहुँच जाए। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।